अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट के हवाले से हालिया आने वाली एक इंक्वायरी रिपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से जारी हुई। इस रिपोर्ट के अंदर कैप्टन रिटायर्ड महमूद को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया। इस रिपोर्ट के मंदरजात पर आने से कबल आपको ये बताएं कि ये रिपोर्ट की आखिरकार ज़रूरत क्यों आई थी या इसके पीछे पस मंज़र क्या था। अगर थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाएं, हमने देखा कि रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद यानी ट्विन सिटीज के ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए इसको प्लान किया गया था। अगर ओरिजिनली इसके प्लान को देखें तो 1996 के अंदर इसको मास्टर प्लान के अंदर इस पर इनकलकेट किया गया था और ये तकरीबन 20 साल के गैप के बाद साल 2016 और फिर इवेंचुअली 2017 में आरडीए की तरफ से यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा इसका जो प्रपोजल है या इसका जो प्लान है, जो फीजिबिलिटी स्टडी है, उस पर काम शुरू हुआ। साल 2017 में जब इसकी फीजिबिलिटी स्टडी और शुरू में नेस्पाक से इसकी स्टडी बनी तो ये तकरीबन 58 किलोमीटर का मंसूबा था। इस 58 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 38 से 37 किलोमीटर तो जो मेन रोड है वो शामिल थी। इसके अलावा इसके अंदर फतेह जंग रोड की रिहैबिलिटेशन तकरीबन 7 किलोमीटर की शामिल थी और तकरीबन 12.5 किलोमीटर का जो रावल लिंक रोड है ये भी इसमें शामिल था। 58 किलोमीटर का ये टोटल जो है उस वक्त मंसूबा था। उसके बाद साल 2018-19 में पंजाब गवर्नमेंट ने इस मंसूबे की यानी एक और इसको फैसला ये किया कि इसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए इसको लोन किया जाए और इस मंसूबे के सिलसिले में जीरक इंटरनेशनल MS जीरक इंटरनेशनल के नाम से एक कंपनी जिसको इसकी दोबारा से फीजिबिलिटी स्टडी और रिपोर्ट कराने का कहा गया, तैयार कराने का। और इसमें क्योंकि पहले ये मंसूबा जो था वो हमने देखा था कि इसका जो लोकेशन था वो N5 से लेकर M2 था, लेकिन उसके बाद ये रेडियो स्टेशन जो N5 है वहां से लेकर संजगानी तक N5 तक इसको शामिल कर लिया था। इसमें अटक का जो पुल है वो भी शामिल हो गया था। फतेह जंग रोड और रावल लिंक रोड इससे निकल गया था और इसका जो टोटल साइज था वो 58 किलोमीटर से बढ़कर 63 किलोमीटर हो गया था। अब ये जब सारा मामला हुआ और उसके बाद जिनका नाम मैंने लिया इस प्रोग्राम के स्टार्ट में, कैप्टन महमूद साहब, इनको कहा गया, ये कमिश्नर रावलपिंडी थे, कि आप इस मंसूबे की सरबराही यानी आपकी सरबराही में इस मंसूबे पर अमल दरामद होगा। लेकिन फिर हमने देखा कि अप्रैल 2021 के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो उस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म अब हैं, उनकी तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है कमेटी कायम की गई और कैप्टन रिटायर्ड उस्मान को मिसकंडक्ट, करप्शन, नेग्लिजेंस के इल्जामात के ऊपर और बाकायदा एक चार्जशीट के ऊपर उनको उनके ओहदे से बरतरफ हटा दिया गया और उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई। इस 3 रुकनी कमेटी को नोटिफाई उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद मलिक साहब ने किया। इस कमेटी ने 3 रुकनी कमेटी ने, जिसमें जो अहम तरीन मुख्तलिफ किरदार हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। गुलजार शाह साहब जिनका नाम है, जो उस कमेटी की रिपोर्ट मुरतब करने में जिनका अहम किरदार था, इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करी और ये पूरा जो मामला हुआ कि करप्शन शुरू कहाँ से हुई, इमरान खान साहब को कंप्लेन कहाँ से आई। पहले आपको थोड़ा सा माजी में लेके चलता हूँ। फवाद चौधरी साहब का आपको बताते हैं, उन्होंने एक बात की थी जब ये स्कैम शुरू हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो इमरान खान साहब थे, तो ये कंप्लेन दरअसल आई कहाँ से थी। फिर आपके सामने कुछ अहम हक़ाइक़ इस रिपोर्ट में क्या लिखा है ये सब बताएंगे, लेकिन पहले जरा देखते हैं कि स्कैम कहाँ से स्टार्ट हुआ था। फवाद चौधरी साहब उस वक्त वज़ीर इत्तलात क्या कहते थे। ये स्कैम शुरू कैसे हुआ? ये स्कैम, इसकी इब्तिदा ये मामले की कि वज़ीर आज़म साहब को एक एनोनिमस मैसेज आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि मैं इंजीनियर हूँ रावलपिंडी में किसी प्रोजेक्ट में, इसी प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये लिखा कि इस प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट है उसको तब्दील किया गया है और ख़ुसूसन इसमें जो संगजानी का पॉइंट है वहाँ पर जो अलाइनमेंट है उसको इस तरह से तब्दील किया गया है कि पीछे से तो गाड़ियाँ 120 किलोमीटर पे आएंगी, लेकिन इसको यहाँ से तंग कर दिया गया है कि ये 90 किलोमीटर के ऊपर रह जाए। और इसका मकसद जो है वो ये है कि ये उन्होंने ये लिखा कि ये इंजीनियरिंग ब्लंडर होगा क्योंकि इससे एक्सीडेंट बहुत बढ़ जाएंगे और ये बात भी सही थी। यहाँ से एक एनोनिमस कंप्लेन कहा गया कि इससे मामला स्टार्ट हुआ और जैसा मैंने कहा कैप्टन महमूद को ओहदे से हटाया गया। फिर ये मंसूबा जो 20 साल से मास्टर प्लान में तो था, 2016-17 के अंदर फीजिबिलिटी बनी, फिर 19 में फिर हमने देखा कि इस मंसूबे के हवाले से जो चेंजेस आई, इस पर करप्शन की मुख्तलिफ कहानियाँ, मुख्तलिफ वज़रा के नाम आना शुरू हो गए और जो सारा मलबा एंड में कैप्टन महमूद साहब के ऊपर ही डाल दिया गया। इस करप्शन और मुबैना करप्शन के बारे में उस वक्त इमरान खान साहब जब वो लोगों से टेलीफोन पे आके बात करते थे, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या करप्शन हुई है नहीं हुई, क्या हुआ है,
तो उन्होंने क्या इस बारे में जरा ये भी आपको जरा सुनाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब साबिक क्या कह रहे थे उसमें। अब मसला ये कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली, और मुझे इंफॉर्मेशन क्योंकि 22 साल से पॉलिटिक्स, इक़्तिदार में आने से 22 साल में पॉलिटिक्स था, तो मेरे वर्कर्स हैं, हर जगह लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं जो मेरे साथ, तो उन्होंने किसी ने मुझे इंफॉर्मेशन दी कि रिंग रोड में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। एक तो उसको बड़ा लंबा किया जा रहा है लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में, और दूसरा ताकतवर लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में, और दूसरा उसकी जो अलाइनमेंट इन्होंने की है ये बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि इन्होंने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में उसको वो सीधी, हमेशा मोटरवे या रिंग रोड सीधा जाता है, क्योंकि अगर आप उसमें ज़िगज़ैग कर दे तो वहाँ टकरें लगती हैं, फिर वो ज़्यादा ब्रॉड से कम कर दी गई लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो उसके लिए फिर मैंने पहले इंक्वायरी की, फैक्ट फाइंडिंग जो मिशन जो इंक्वायरी थी उसमें पता चला वाकई ये है। अब ये पूरा एक ताकतवर टीम एंटी करप्शन के अंदर पूरा इसके ऊपर काम कर रही है, और इसका सारा 2 हफ्ते के अंदर पूरा हमें इसकी इंक्वायरी का रिजल्ट आ जाएगा, और फिर हम एक्शन लेंगे। इस इंक्वायरी का रिजल्ट क्या आया नाज़रीन, ये आपको बताने से पहले आपको ये ज़रूर बताएं कि आज इस प्रोग्राम से और इस रिपोर्ट से आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस किस तरह असरार पर असरअंदाज होता था। करप्शन की मुख्तलिफ कहानियाँ जो नैरेटिव्स बने उनकी असल हकीकत क्या थी, रिपोर्ट्स में क्या इंकशाफात अब हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, ये सारी तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन पहले फिर फवाद चौधरी साहब आए, उन्होंने आके बताया कि प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कहा जी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है, तो हम आपको से लेके चल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बारे में फवाद चौधरी साहब ने उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे, उन्होंने भी आके मीडिया को तफसीलात फराम की थी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या कहा था, उसके बाद इनिशियल रिपोर्ट पे भी आएंगे, पहले इन्वेस्टिगेशन पे क्या कहा था जरा ये सुनते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इब्तदाई तहकीकात का कहा और ये पूछा कि क्या इसकी अलाइनमेंट तब्दील की गई है, तो उसके ऊपर उनको कहा गया कि नहीं जी कोई अलाइनमेंट तब्दील नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट तहकीकात का फैसला किया, और जो इब्तदाई फैक्ट शीट आई उसमें पता चला कि ना सिर्फ ये कि अलाइनमेंट तब्दील की गई है, बल्कि 29 किलोमीटर इसको बढ़ा दिया गया है अटक की तरफ, और उसका मकसद ये है कि जो बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे बनी हैं उनको इस लूप में शामिल किया जाए। तो नाज़रीन ये पूरी फैक्ट शीट बन गई। फैक्ट शीट के अंदर एक आदमी, उसका नाम कैप्टन महमूद, कमिश्नर रावलपिंडी, उनका आ गया, पूरा सारा मलबा, जैसा मैंने कहा सारा बर्डन उन पर शिफ्ट हुआ, सब कुछ हुआ, सब हमारे सामने मामलात आए। इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी फवाद चौधरी साहब ने कुछ बोला था। उस वक्त क्या था बोला था मैं बताता हूँ आपको, ताकि उसके बाद फिर हम अब जो रिपोर्ट आई है उसमें इंकशाफात क्या हुए हैं बताएं आपको। तय था मामला, ये आपको सारा सुनते हैं। इसके ऊपर जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये अलाइनमेंट तब्दील की गई। इस अलाइनमेंट का मकसद कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था, और इस अलाइनमेंट का मकसद ये था कि 29 किलोमीटर नई सड़क इसमें ऐड कर दी जाए, ताकि बाज़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको बरह रास्त फ़ायदा जो है वो पहुंचाया जा सके। अब इसमें ना तो जुल्फ़ी बुखारी साहब का इस रिपोर्ट में कोई तज़किरा है, ना ही गुलाम सरवर खान साहब का कोई तज़किरा है। ये दो अहम नाम भी लिए गए फवाद चौधरी साहब की तरफ से। इस रिपोर्ट के बारे में फिर नाज़रीन हमने देखा कि एक और फिर एक इंक्वायरी बैठी, और इस रिपोर्ट के ऊपर जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बनाई थी, इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 3 रुकनी कमेटी को, जिसको नोटिफाई किया था उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, जवाद मलिक साहब की नोटिफाई की गई इस कमेटी ने, जो अपनी फैक्ट फाइंडिंग रखी, उस रिपोर्ट के ऊपर फिर एक और इंक्वायरी बिठाई गई, क्योंकि इल्ज़ामात जो लगे उन इल्ज़ामात को चैलेंज किया गया, और हमने देखा कि एंटी करप्शन का केस ही बना कैप्टन महमूद के ऊपर, और ये मामला एंटी करप्शन क्या बल्कि नैब तक भी आगे जाता हुआ हमें नजर आया। इस रिपोर्ट में जो कि अब आई नई इंक्वायरी रिपोर्ट, इसके अंदर बड़े सनसनीखेज इंकशाफात हुए। ये रिपोर्ट जो कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने जारी की, इस रिपोर्ट के कुछ अहम मंदरजात आपके सामने रखते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि दरअसल जो पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा था वो क्या था, असल हकायक क्या थे। इस रिपोर्ट में जो कि डीजी सिविल सर्विस एकेडमी ने मुरतब की है, इसमें क्या तफसीलात सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब में पहला जो उसमें अहम बात थी कि साबिक कमिश्नर कैप्टन महमूद तमाम इल्ज़ामात से बरी हुए। इसमें बताया गया कि इमरान खान साहब के दौर में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से बराह रास्त मौसूल होने वाली हिदायत के बाद जो उसके जो गुलजार शाह साहब थे, उन्होंने गैर कानूनी तौर पर बदनीयती पर रिपोर्ट तैयार की, और ज़ाब्ते की तमाम शराइत पूरी करने के बाद
जो R3 यानी जो रिंग रोड मंसूबा है इसको बहाल किया जाए, इसकी सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है। गुलजार शाह और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई का भी कहा गया है। गुलजार शाह की जानिब से कराई गई फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के शरायतकार पंजाब हुकूमत ने तय ही नहीं किए थे। कैप्टन महमूद को हटाने का मामला भी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सतह पर की गई स्क्रूटनी की वजह से हुआ। मुताल्लिका एजेंसी को चाहिए था कि वो गुलजार शाह की तैयार करदा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट यानी 3 रुकनी कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसकी जांच पड़ताल करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर हवाला डॉक्टर सलमान शाह साहब का भी दिया गया, कहा गया कि उन्होंने पब्लिक, क्योंकि मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए फंड हो रहा था, कि गैर मुसद्दका बातों की वजह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पंजाब की तरक्की के लिए एक ऐसे इंतहाई अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट का फैसला नहीं किया जा सका। गुलजार शाह साहब की जानिब से कराई गई इंक्वायरी गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी थी, जिसमें अजाइम मजमूम और पहले से तयशुदा थे। मेलिफाइड इंटेंशंस के साथ महमूद को जो है यानी जो कैप्टन महमूद है उनको फंसाना था। गुलजार शाह ने मातहत अफसरान को धमकाने और उन पर दबाव डालने का जुर्म किया और मनगढ़ंत रिपोर्ट्स और शिकायत पर दस्तखत कराए। चीफ सेक्रेटरी जवाद मलिक के खिलाफ भी कोताही, मामला नजरअंदाज करने और मिसकंडक्ट के इल्जामात के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई और अच्छी साख की एक हामिल इंजीनियरिंग यानी थर्ड पार्टी के जरिए इस थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी इस रिपोर्ट की जो है कराने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट में कुछ अहम मामला जिस हमने कहा कि सामने आए। इस रिपोर्ट में नाज़रीन जो 2-3 अहम चीज़ें आपके सामने अब हम रखते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में रखना चाहेंगे। एक तो ये कि जो इनिशियली इनिशिएट हुई जो कंप्लेन पे, वो कंप्लेन DGRDA की तरफ से थी। इस कंप्लेन के बारे में ही बहुत अहम सवालात उठ गए। बताया गया कि द कंप्लेन व्हिच वाज इनिशिएटेड बाय फॉर्मर DGRDA ऑन द 26th of April 2021, यानी जिसने कंप्लेन इनिशिएट की DGRDA कैप्टन अब्दुल सत्तार ईसानी, उन्होंने अपना बयान रिपोर्ट के हवाले से इस इंक्वायरी कमेटी को दिया। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया, उन्होंने बताया जी कि दिस वाज द कंप्लेन दैट वाज सबमिटेड टू द चीफ सेक्रेटरी दैट कंटेन्ड द 7 क्वेश्चंस, यानी द फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी वाज साइंड अंडर कोर्शन एंड ड्यूरस, यानी जबरदस्ती मुझसे साइन करवाया गया कंप्लेन के ऊपर। ये कंप्लेन जो थी दरअसल ये सबमिट जो चीफ सेक्रेटरी को की थी, इसमें 7 सवालात थे और वही 7 सवालात TORs बन गए। और साथ साथ इन्होंने लिखा द होल नैरेटिव was constructed by the then Commissioner Rawalpindi. TORs of fact finding committee were drafted by Gulzar Shah Saab. I was threatened, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि मुझे धमकाया गया for serious consequences and was forced to sign the complaint by Gulzar Shah Saab, which was not based on facts. यानी जो कंप्लेन जिसने की उसको भी धमकी देकर, प्रेशर में लाकर, जोर जबरदस्ती करके कंप्लेन पे साइन करवाया गया। इस रिपोर्ट के अंदर यही नहीं बल्कि आगे और भी इंकशाफात हुए। एक नहीं कई अफसरान को दबाव में लाया गया, दबाव में लाकर रिपोर्ट पे दस्तखत, कंप्लेन पे दस्तखत, बयान उनके लिए गए। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के दूसरे मेंबर जो थे, जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन रावलपिंडी, जो डिसेंटिंग नोट जिन्होंने दिया था, उन्होंने कहा कि देयर वाज नो कंप्लेंट अगेंस्ट कैप्टन महमूद प्रायर टू द पोस्टिंग ऑफ मिस्टर गुलजार शाह एज कमिश्नर। आगे उन्होंने लिखा कि ऑल क्वेश्चंस एंड होल नैरेटिव वाज फ्रेम्ड, यानी वही बात जो इससे पहले DGRDA ने की कि तमाम नैरेटिव, तमाम क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड बाय गुलजार शाह इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वाज अ विटनेस टू इट एंड आई अफर्म इट ऑन ओथ ऑन द होली कुरान, यानी मैं हल्फिया कुरान मजीद पे कह सकता हूं कि ये जो है इस पर मुझसे जो सब मनगढ़ंत था, ये फैब्रिकेट किया गया था। द चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ओनली इशूड द प्रोब mentioning all questions framed by Mr. Gulzar Shah. It would be first example where an officer framed allegations and then inquired them. यानी पहले एलिगेशंस फ्रेम की गई और उसके बाद उसकी इंक्वायरी हुई। आई वॉज परसुएडेड रेदर बीन मेड टू फेस मोर देन दैट इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू साइन, यानी इनको भी धमकाया गया कि अगर ये दस्तखत नहीं करेंगे तो इनको भी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो यानी अफसरान को प्रेशर में लिया गया, अफसरान को उस पर धमकाया गया, डराया गया, उसके बाद कंप्लेन दर्ज की गई, उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर डिसेंटिंग नोट जिसने लिखा उसने बताया कि उसको भी धमकाया गया, डराया गया और इस तरह से इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। यही नहीं, इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर जवाद रफीक, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इंडिकेट दैट टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी जो रिपोर्ट थी, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, दे वर बीइंग डिक्टेटेड फ्रॉम समवेयर एल्स, यानी वो कहीं और से डिक्टेट किए जा रहे थे। साफ शवाहिद इस रिपोर्ट ने बताया कि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भी इसमें इंटरवीन और असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा था। यानी ये पूरा जो रिंग रोड का मंसूबा था, इस पर बड़े अहम सवाल उठ गए और ख़ास तौर पे जो एंटी करप्शन का नैरेटिव है, शफाफियत के दावे हैं, उस पर बड़े अहम सवाल उठ गए।
क्या ब्यूरोक्रेसी से इस तरह काम लिया गया? क्या इस तरह डरा धमका के रिपोर्ट्स पे दस्तखत कराए गए? क्या इस तरह करप्शन का नैरेटिव बना गया? बहुत से अहम सवाल आते हैं। रिंग रोड मंसूबे के मुस्तकबिल पे भी बड़े अहम सवाल आते हैं। कुछ कानूनी सवाल भी हैं कि जिन लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी इंजबाती कार्रवाई की तजवीज़ दी गई है उनके खिलाफ क्या कानूनी एक्शन हो सकता है, और साथ साथ जो इसके पीछे थे उनके खिलाफ क्या इस पर हो सकता है। ये सारे सवाल उठाते हैं। मेरे साथ आसिम मुमताज साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, पहले आपको खुशामदीद कहते हुए ये फरमाइएगा कि इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट और अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट, जो पहले वाली रिपोर्ट थी उसके बारे में जिस तरह सामने आ रहा है कि सब कोर्जन था, स्ट्रेस में लोगों से दस्तखत कराए गए, बयानात लिए गए, आपकी नज़र में कैसा है ये बयानिया एहतसाब का? जी थैंक यू सरपंच साहब। देखिए, इसमें अब दो बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हैं इस रिपोर्ट की। पहली रिपोर्ट जो है उसकी फाइंडिंग्स और उसके कंटेंट्स और जो बेसिस हैं फाइंडिंग्स की वो डिफरेंट है, और जबकि दूसरी रिपोर्ट जो आती है उसकी बेसिस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए, इम्पोर्टेंट जो लीगल क्वेश्चन है वो ये है कि दोनों रिपोर्ट्स की जो फाइंडिंग्स हैं वो कानून में ओरल फाइंडिंग्स की कोई जो है वो सैंक्टिटी नहीं है, अनलेस इट इज बेस्ड ऑन सम टेंजिबल डॉक्यूमेंट्री और अदर एविडेंस। तो वो फॉरेंसिक बेसिस भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी हो सकती है। अब जिस खूबसूरती से आप देखिए किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को इसमें एक्सोनरेट किया गया है, जबकि पहले जो है उनको इम्प्लीकेट किया गया था। नाउ द रिपोर्ट स्पीक्स इटसेल्फ ऑफ इट्स वेरी सैंक्टिटी, और इसकी फेयरनेस या इसकी न्यूट्रलिटी जो है वो बजाते खुद आया हो गई। अब अगर इसके खालिसतन कानूनी पहलू को देखा जाए तो हमारे यहाँ कानून में जो आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स हैं, सरे दस ना तो ये कंक्लूसिव होती हैं और ना इनकी बेस पे खालिसतन आप किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्शन जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं, अनलेस कि वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ सपोर्टेड हो। ये बेसिकली एडवाइजरी और रिकमेंडेटरी इन नेचर होती हैं कि हमारी इनिशियल प्रोब जो भी फैक्ट फाइंडिंग ऑफिसर हों उनकी रिकमेंडेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट यही होती है कि हमने जो इनिशियल प्रोब किया है और बेस्ड ऑन सच एंड सच एविडेंस उसके कॉन्सिक्वेंस में हम ये रिकमेंड करते हैं कि एक्शन होना चाहिए। बट अगेन इट हैज टू बी सीन बाय द रेलेवेंट लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, आया वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, आया वो FIA है, आया वो नैब है, कि आया इस रिपोर्ट को सोलिसिट करने के लिए या इसकी फाइंडिंग को सोलिसिट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है कि नहीं। बिकॉज एज अ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ये जो पॉइंट ऑफ फोकस होता है कि अगर इसको प्रोसिक्यूट किया जाए कल को इस केस को, तो अल्टीमेटली क्या ये एविडेंस जो जिसकी बेस पे ये प्रूव हुआ है वेदर इट इज सफिशिएंट टू होल्ड एनी पर्सन गिल्टी और नॉट। अगर नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि इसकी सैंक्टिटी या इसकी जो लीगैलिटी है वो क्या है। अब इस रिपोर्ट में आप देखिए यहाँ दो मुतजाद बयानात आए। पहला गुलजार शाह साहब की तरफ से कि जी मुझे तो जो है कोर्स किया गया, और एक्स जो MD जो है वो RDA उनका भी बयान आया। अब देखना है कि क्या रेलेवेंट टाइम पे जब ये कोर्स अलेज किया गया कि मुझे हरासा किया गया या जोर जबरदस्ती बयान दिलाया गया, तो उस वक्त पे इन्होंने क्यों खामोशी इख्तियार की और इन्होंने क्यों नहीं इस बात को कहीं उठाया या उजागर किया कि मेरे से ये बयान जोर जबरदस्ती दिलाया जा रहा है। डेट आसिम साहब उन्होंने मेंशन की है जो एडिशनल कमिश्नर है कोऑर्डिनेशन है उनकी तरफ से कि 6 और 7 2021 नवंबर मुझे कहा गया, अप्रैल 2021 मुझे कहा गया कि किस तरह आपको साइन करना है या आपको इस डिसेंटिंग नोट पे साइन करना है इस रिपोर्ट में। देखिए इसमें ये आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक सिचुएशन अराइज होती है लीगली, क्योंकि देखिए ऐसी रिपोर्ट्स किसी की ख्वाहिश पे बन तो सकती हैं, लेकिन क्या देखा ये जाना है कि कानून की नजर में ये ऐसी रिपोर्ट सस्टेन भी कर सकती हैं कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे आपने बात की कि अप्रैल 2021 का उनका बयान है जो एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन है, तो 1 साल तक क्यों खामोशी रही? अगर ऐसे किसी ऑफिसर का कॉन्शियस जो अलाउ नहीं करता इस किस्म की रिपोर्ट पे, तो ही कुड हैव कम फॉरवर्ड, वो अपना स्टांस लेते। लेकिन ये जो DGRDA का बयान है आसिम साहब, ये ऑन ओथ है जो 24 मई 2022 को उन्होंने इस कमेटी को दिया है। उन्होंने कहा देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन एट द बैक ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। यानी जो कंप्लेनेंट है वो कह रहा है कि कंप्लेन भी मुझसे फोर्स के जरिए करवाई गई। बिल्कुल, तो ऐसी सूरत में देखिए कानून ये कहता है कि फिर ऐसी जो कंप्लेन है वो उसकी सैंक्टिटी जो है वो डूबियस हो जाती है कि अगर कंप्लेनेंट खुद अपनी बात से मुनहरिफ हो रहा है कि मैं मुझसे ये जबरदस्ती कराई गई है, तो अब इसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा कि अगर कंप्लेनेंट मुनहरिफ हो भी गया है तो कानून ये कहता है कि आप बाकी जो हकायक हैं जिनकी बेसिस पे इंक्वायरी हुई, फैक्ट फाइंडिंग हुई, क्या वो कंप्लेनेंट की बात की नफी करते हैं या वो उसकी बात की तस्दीक करते हैं। अगर तो कंप्लेनेंट मुनहरिफ हो भी जाए, जैसे हमारे यहाँ बहुत से केसेस में ऐसा होता है फॉर अननोन रीजन या फॉर ऑब्वियस रीजंस इवन, लेकिन अगर तो केस की जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी है उसमें ऐसी एविडेंस सामने आती है जो इस बात को सब्सटेंशिएट करे कि वाकई अकरेंस हुई है,
तो ऐसी सूरत में कंप्लेनेंट का मुनहरिफ हो जाना, डिविएट कर जाना या ऐसा बयान देना कि मुझसे जबरदस्ती कराया गया था, कानून में फिर उसकी वुकत नहीं है, उसे हम हॉस्टाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ अपने आसिफ साहब बढ़ने, मैं इस ब्रेक के बाद मजीद सवालात आपके सामने रखूंगा। एक ब्रेक है, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट और उसके बाद ये नई इंक्वायरी रिपोर्ट, इसके अंदर जो इंकशाफात हुए हैं इस पर मजीद गुफ्तगू होगी। अगर वाकई में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से भी असरअंदाज होने की कोशिश की गई या टीओआर जिस तरह CS चीफ सेक्रेटरी का बयान इसमें लगा हुआ है, साबिक चीफ सेक्रेटरी का, कि ये टीओआर कोई और डिक्टेट कर रहा था, यानी कोई और ये करवा रहा था, अफसरान को दबाव में लाया गया, तो आखिरकार उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर ये बातें ठीक है तो। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीलन एक नई इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर होने वाले इंकशाफात पर बात हो रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह कैप्टन महमूद को आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस स्क्रूटनी हटाया गया अपने ओहदे से। इस रिपोर्ट को किसी भी प्रोविंशियल एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वेट नहीं किया, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी। और जो चार्जशीट अब इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर गुलजार शाह साहब के खिलाफ, जो उस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी थे, उनके खिलाफ बनाई है, उसमें उन अहम चार्जशीट के अंदर पहले तो ये कहा गया कि इलीगैलिटी ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट, यानी जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया। उस नोटिफिकेशन के अंदर किस कानून के तहत ये बन रही है कमेटी, ये मेंशन नहीं किया गया। और जो फेयरनेस के उसूल हैं जो होने चाहिए थे, उनको भी पामाल किया गया या उनकी खिलाफ वर्जी हुई। साथ साथ इसमें जो इल्ज़ामात लगाए, वो इल्ज़ामात कहा गया कि आपकी वजह से इर्रिपेरेबल लॉस हुआ टू द नेशनल एक्सचेकर, आपने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की है। अब ये एक नैब की शिक है। इसमें जो इल्ज़ामात तफसीलन है उसमें लिखा है कि इंटेंशनली विद होल्डिंग मिनट्स ऑफ द प्री बिड मीटिंग और इशूइंग अ रेफरेंस डेटेड 24 April 2021 even before the institution of fact finding inquiry committee for cancellation of the RFP, और इसके अलावा prematurely quashing the bidding process and denotifying the land acquisition awards which are beyond his powers, leading to disastrous consequences for the country as well as jeopardizing the careers of many honest and well performing civil servants। फिर क्रिमिनलिटी है जिसमें उन्होंने थ्रेट किया मुबैना तौर पे या अगर फोर्स किया सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को कि अपने इस वक्त उनको धमका के, डरा के उनके साइन, उनके बयानात लिए। ये जो इल्ज़ाम है इरिपेरेबल लॉस टू द गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री अथॉरिटी, तो इसमें आप समझते हैं मज़ीद तहकीकात तलब है आसिम मुमताज़ साहब कि इसको तहकीकात होनी चाहिए, नैब को शुड टेक दिस अप कि इसकी इस पूरे मामले की वजह से अगर ये पूरा प्रोसेस इस तरह इलीगली हुआ तो बड़ा नुकसान हुआ एक्सचेकर का। आसिम साहब जी देखिए, बिल्कुल दुरुस्त है जो नैब का जो 9A6 है जिसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को कैटेगरी डिफाइन किया गया है। जो तो ओरिजिनल ऑर्डिनेंस जो 1999 के तहत जो सेक्शन 9A6 की डेफिनेशन थी, उसमें तो इवन उसका दायरा कार बहुत वसी था, और अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर अपने इख्तियार को इस तरीके से इस्तेमाल करे कि जो नुकसान सरकार को हो सकता है वो बचा सकता था, और लेकिन वो उसके गलत इस्तेमाल से इख्तियार के वो नुकसान हुआ, या उसने कोशिश भी की अपने इख्तियार को नाजायज तरीके से इस्तेमाल करने की, तो वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के डोमेन में आता था। लेकिन अब यहाँ पे एक लीगल क्वेश्चन है कि अभी जो रिसेंट जो तरामीम नैब ऑर्डिनेंस में आई है 2022 में, जिसमें आप देखें बहुत सी जो प्रोविजंस हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की जो है वो चेंज कर दी गई। अब उससे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का जो दायरा कार है वो मुहीत कर दिया गया है सब्जेक्ट टू कंडीशन कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जिस पे ये इल्जाम है कि उसने अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल किया है, उसको सब्जेक्ट टू कंडीशन कर दिया गया कि अगर उसके खिलाफ ये एलिगेशन और जो कि सब्सटेंशिएट होती होगी बाद में एविडेंस से कि आया उसने ये जो नाजायज इस्तेमाल किया है उसके तहत उसने क्या कोई माली मनफत या फाइनेंशियल गेन हासिल किया है, तो नैब का दायरा इख्तियार होगा, और अगर नहीं किया तो फिर नैब के दायरा इख्तियार से ये ऑफेंस बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे अगर तो सरेदस्त जो इंक्वायरी के कंटेंट्स है उसको देखा जाए, क्योंकि ये मैटर ऑफ एविडेंस है कि किस शख्स ने क्या कोई मनफत हासिल की, कोई बेनिफिट लिया, भले वो अपने ज़ात के लिए लिया हो या किसी और को पहुंचाने की गर्ज से, लेकिन सरेदस्त जो है वो नैब इसमें इस्तेहकाक इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी जो है इसका इर्तिकाब पाया जाता है इस जो रिपोर्ट है इससे कंटेंट से अगर देखा जाए। लेकिन और अगर ये भी तहकीकात तलब है कि वाकई में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस या हायर ऑफिशियल्स की तरफ से फोर्स किया गया इन अफसरान को, या फिर गुलजार शाह ने जो फोर्स किया तो पीछे से कोई डिक्टेट कर रहा था, जिस तरह इस रिपोर्ट में कहा भी गया, जवाद मलिक साहब को कोट किया गया चीफ सेक्रेटरी को कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने स्क्रूटनी की उसके बाद हटाया। जी बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए
कानून में हर शख्स का जो दायरा कार है इख्तियारात का, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे वज़ा है। भले वो किसी प्रोविंशियल हायरार्की में हो, वो किसी फेडरल हायरार्की में हो, वो इससे जो है वो उसके इख्तियारात तजावुज़ नहीं कर जाते या खुद ब खुद बढ़ नहीं जाते। अब अगर किसी शख्स ने वफाक में बैठते हुए सूबे के इख्तियारात में जो है वो इंटरफेयर की है, जो कि उसके डोमेन में नहीं था, ना तो उसके रूल्स ऑफ बिजनेस में है, ना उसकी जो टर्म्स ऑफ जो अपॉइंटमेंट है उनमें है, तो यकीनन ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के जुमरे में आता है। आया उसने कोई गेन हासिल किया या नहीं, ये एक मैटर ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो बाद में होगा, लेकिन सरेदस्त अगर कॉन्टेंट्स को, जैसे कि मैंने पहले कहा, देखा जाए तो भले कोई भी ऑफिसर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज डेजिग्नेशन एंड द प्लेस ऑफ सिटिंग एनीवेयर, वो अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करेगा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे बशमूल नैब, उनका हक है और उनकी जिम्मेदारी भी है आईनी और कानूनी के ऐसा जो है मामलात में अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की अहमियत भी नाज़रीन बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे पास इमरान खान साहब का भी वो बयान है जब वो वज़ीर आज़म थे, रेडियो इमरान खान साहब ने बताया था कि इसकी अहमियत क्या है, ये भी आपको जरा सुनवा देते हैं, क्योंकि आगे यहाँ से के बाद इस प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि अब कहा गया है कि इसको थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करे इस रिपोर्ट की और फिर इसको रिस्टोर भी किया जाए। लेकिन पहले जरा सुनते हैं इसकी अहमियत क्या है, खुद क्या कह रहे थे साबिक वज़ीर इमरान खान साहब इस प्रोजेक्ट की अहमियत के बारे में। पिंडी रिंग रोड में जरा आपको बताऊं, पहले तो पिंडी को रिंग रोड की बहुत ज़रूरत है और ये बड़ा अच्छा प्लान है ये रिंग रोड बनाने का, क्योंकि सारा पिंडी से ट्रैफिक बाहर चला जाता है और वो पिंडी के अंदर भी फिर डेवलपमेंट जो हम करना चाहते हैं, अब नाला लेक के ऊपर एक पूरी एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं, ये भी पूरा पिंडी की यानी रीजनरेशन है, पिंडी को रिवैम्प करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि रिंग रोड बने। यहाँ से इस प्रोजेक्ट का बासिम साहब क्या आपको लगता है फ्यूचर है, किस तरह से आगे बढ़ेगा मामला? ये देखिए, इसमें कोई शक नहीं और ये इस पे ना कोई दूसरी राय हो सकती है कि प्रोजेक्ट अगर ये पायलटिंग बिल को पहुंचता तो ये न सिर्फ मफाद आमा का है कि इस पे और बहुत से एंसिलरी कॉन्सिक्वेंसेस होने थे, इसमें बहुत सी मुलाजमतों के जो है वो क्रिएट होने का इम्कान था और इसमें रेवेन्यू के बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट, आपकी जो कन्वीनियंस है फॉर दी कम्यूटर्स जो रोड के हवाले से, उसके बहुत से इसमें प्रॉस्पेक्ट से, तो इसका जो बजाते खुद इस प्रोजेक्ट का डिले होना और इस प्रोजेक्ट का देर से शुरू होना या इस किस्म की टेक्निकल या करप्शन की रीजंस की वजह से डिले में चला जाना, इसके इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा हैं। अब आप देखिए कि इसमें फंड्स की जो लैप्सिंग का क्वेश्चन है, इसके अलावा जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है, उसमें जो इफेक्टिव्स हैं जिनकी लैंड एक्वायर होगी, उनकी अपनी बहुत ज्यादा हार्डशिप्स होंगी। इसमें आपकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो सबसे अहम पहलू आप देखिए इसमें, जो आज से अगर 2 साल पहले देखिए तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी जो है मिनिमल थी, आज के कंपैरिजन में देखिए इट हैज एस्केलेटेड मच मोर। यकीनन इस डिले की वजह से जो कॉस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट है इंटायरली वो एस्केलेट करेगी और उसका अल्टीमेट जो बर्डन है वो आपके नेशनल एक्सचेकर पे पड़ेगा। तो इसके डिले होने से और इसमें टेक्निकल रीजन जो प्रॉब्लम आने की वजह से जो प्रोजेक्ट लेट हुआ है, उसके बहुत से मनफी जो है नताइज हैं और वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस यही है कि नेशनल एक्सचेकर पे उसका बहुत जो है वो एक इनडायरेक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन लास्टली मुझे बताएं आसिम साहब, क्योंकि ये जो इस तरह की रिपोर्ट्स बना लेना और किसी भी अफसर को मलाइन कर देना, फिर या अब जो रिपोर्ट आई है वो गुलजार शाह साहब को के खिलाफ है, उनको इस वक्त मेन कल्प्रेट करार दे रही है, इससे पहले कैप्टन महमूद थे मेन कल्प्रेट, तो ये ब्यूरोक्रेसी में और जो प्रेशराइज करके अगर पॉलिटिकल ऑफिस यूज हो रहा है, पब्लिक ऑफिस के जरिए प्रेशराइज करके, इस सिलसिले को हम रोक कैसे सकते हैं? क्या हम यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ताकि इस लेवल का, नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट वो भी मुतासर ना हो, एक्सचेकर को लॉस भी ना हो और किसी ब्यूरोक्रेट की जो इंटेग्रिटी है, जो वो एक इरिपेरेबल लॉस है, जो उसकी जो डिफेमेशन हुई, जो सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। देखिए, यहाँ पे अलमिया ये है कि इस किस्म की जितनी भी हमारी जो इंक्वायरीज जो है ऑथराइज होती हैं, उनके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं होती। ऑल्दो के हमारे कानून में कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो एक्ट है 1956 का, उसके तहत प्रोविजंस मौजूद हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर इशू को उसकी नज़ाकत के पेश नज़र कोई खास कमीशन जो है मुकर्रर करके उसको तमाम तरह इख्तियारात सौंप सकती है ताकि वो किसी हतमी नताइज तक पहुंचे। वो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों के बयानात कलमबंद कर सकते हैं, साइट इंस्पेक्शन कर सकते हैं। हमारे यहाँ इस किस्म की जो कमीशंस हैं, ये हैफ हैजर्ड में जब ये कॉन्स्टिट्यूट होते हैं तो इनकी जो लीगल बैकिंग है वो वन वे और द अदर वो नहीं होती। उसकी वजह से फिर उसकी जो सैंक्टिटी है उस रिपोर्ट की वो सस्पिशियस हो जाती है और उसको उस पर सरदस्त रिलायबल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे सवाल जो है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यकीनन वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और वो हमारे सिस्टम का रूह रवा होते हैं। एट द सेम टाइम उनकी इंटीग्रिटी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथ साथ हमने देखना है कि जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी बगैर किसी करप्शन के उनके जो
जॉब्स हैं, ये उनकी जो ड्यूटीज हैं वो डिस्चार्ज होती रहे। अब यहाँ ऐसी मेरी दानिश में एज ए लॉ एक्सपर्ट मैं ये कहूंगा कि जो भी कमीशन इस किस्म के ऑथराइज होते हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल होने चाहिए, थ्रू दी बैकिंग ऑफ लॉ होने चाहिए। Exactly, और नहीं तो लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करके होने चाहिए। आसिम साहब, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना होगा, टाइम इख्तिताम पे पहुंच रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट के हवाले से नाज़रीन, उसको रीअलाइन करना, उसमें किस तरह पहले एक रिपोर्ट सामने आती है फैक्ट फाइंडिंग, और अब इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर सामने इंकशाफात आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस डायरेक्टली इन्वॉल्व था या वो इस पर अफसरान पर दबाव डाला जा रहा था, किस तरह उनको कहा जा रहा था कि आप साइन करें रिपोर्ट्स के ऊपर वरना आपको अच्छे नताइज नहीं भुगतने होंगे। ये सब कुछ इस रिपोर्ट में इंकशाफात हुए। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे दीजिएगा जरूर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।